एक टेबल के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दोनों का मास बराबर है और ये जो मास है ये है 10 ग्राम का और साथ ही साथ इनमें कुछ चार्ज है, दोनों में बराबर चार्ज है, लेट अस से क्यू अमाउंट का चार्ज है और सवाल में कहा गया कि क्यू है 2 × 10⁻⁻7 कूलॉम। अब इस चार्ज के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा यहाँ पर। लेट अस से कि ये दोनों एक दूसरे को F फोर्स से रिपेल कर रहा है और साथ ही साथ कहा गया है कि इस ऑब्जेक्ट के साथ टेबल का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट मीन ये वो ऑब्जेक्ट है और टेबल के साथ जो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उसका जो कोएफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये है 0.25। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे रेजिस्ट करेगा, इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। इसका जो टेंडेंसी है मूव करने का इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ये फ्रिक्शन जो है इसे रेजिस्ट करने का टेंडेंसी रखता है, इसे मूव करने से रोकने का टेंडेंसी रखता है। लेट अस से दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज F सब F। यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि ये बॉडी जो है, दोनों बॉडीज, चूँकि बिल्कुल सिमिलर सिस्टम है, सेम सिस्टम है, ये बॉडी मास चार्ज बराबर है, इसका मास चार्ज बराबर है, इसके साथ टेबल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों ही केस में बराबर है, तो दोनों ही बॉडी जो है ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है, मतलब अबाउट टू मूव है। ये एक ऐसा सिचुएशन है कि ये फोर्स अगर थोड़ा भी बढ़ जाए तो ये बॉडी, दोनों बॉडीज मूव करने लगेगा। सो इट इज़ अबाउट टू मूव, दोनों ही बॉडीज। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। लेट अस से ये एक सरफेस है और ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स को आप थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उसी अमाउंट में बढ़ते जाता है और इसे जस्ट रोके रखता है, दोनों ही फोर्सेस बराबर रहता है। लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक लिमिट है, मतलब इसका एक मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद ये बढ़ नहीं सकता। उस सिचुएशन में ये मूव करने लगता है बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स ब्रेक डाउन हो जाता है और उसे ओवरकम करता है जो फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है और वो मूव करने लगता है। सो यहाँ पर चूंकि ये अबाउट टू मूव है, इसका मतलब ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। ये है सिचुएशन। हमें ये पता करके देना है, ये पता करना है कि दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस गिवन है एज L, ये डिस्टेंस जो है ये L है, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ये L कितना होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। दोनों आइडेंटिकल है बिल्कुल, चार्ज्ड पार्टिकल्स, दोनों का मास है 10 ग्राम और दोनों में चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन L है और ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जहाँ पर कि वो जो अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो इक्विलिब्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगा। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों पार्टिकल का टेबल के साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0.25 हो तो फिर हमें L का वैल्यू पता करना है, G का वैल्यू हमें यहाँ पर लेना है 10 मीटर/सेकंड²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम पता कर लेंगे। आप पता कर सकते हैं कूलॉम्स लॉ से, बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, ये पहला काम है। हाँ, वहाँ पर L अपीयर करेगा क्योंकि डिस्टेंस प्रॉपर वैल्यू गिवन नहीं है, यही L हमें पता करना है। तो L के टर्म में हमें ये वाला फोर्स मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रेपल्सिव फोर्स जो है। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, M मास के कारण mg फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई होगा और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, यहाँ पर इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है μ mg। म्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है,
यहाँ पर दिस इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25 गिवन है। तो अब दोनों फोर्सेस आपने पता लगा लिया। दोनों फोर्सेस को पता लगाने के बाद दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा तो आपको L का वैल्यू मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो फिर चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच कितना होता है? सबसे पहले तो कूलॉम्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 नियरली 9 8.98755 इस तरह का, या 557 इस तरह का वैल्यू होता है। दैट इज़ नियरली 9 × 10⁻9। सो इसका वैल्यू होता है और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो कूलम्स कांस्टेंट इनटू जिन दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम पता कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, सो Q और दूसरा भी Q × Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है L, इस केस में दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इज L का स्क्वायर, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मिल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर इसका वैल्यू, चलिए बाद में लिखेंगे वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी केस को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक mg फोर्स लगा इधर नीचे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स F, और यही फ्रिक्शनल फोर्स होता है μmg के बराबर। तो ऑब्वियसली ये दोनों फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये μmg, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो ये दोनों फोर्सेस इसके साथ बराबर हो जाएगा μmg। तो यहाँ से आगे आप कह सकते हैं इसका वैल्यू अगर आप देखें, सो 9 × 10⁹ कूलम्स कांस्टेंट, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, और दोनों चार्जेस 2 × 10⁻7 -7 2 × 10⁻7 कूलम। सो फिर से 2 × 10⁻7 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, उस डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0.25 म्यू। मास है 10 ग्राम का, तो इसे किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 10 × 10⁻³ किलोग्राम। SI में लिखना है सब कुछ। सो 10 × 10⁻³ इतना किलोग्राम, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ये गिवन है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सो वही G यहाँ पर। ओके, अब कैलकुलेशन बाकी है। सो कैलकुलेशन ऊपर लिख लें यहाँ पर। सो कैलकुलेट, चलिए नीचे ही लिखते हैं। सो यहाँ पर इसे कैलकुलेट करते हैं। सो L² अगर इस साइड में जाएगा, एक साइड में जाएगा L², न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये इस साइड में गया तो न्यूमरेटर में चला गया, एंड दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 into 2 are 2 4, 2 into 2 is 4 into 10⁻⁻14, -7 -14 divided by 0.25 into 10 कर दे। सो ये 25 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 25, माफ़ कीजिएगा इंटू 10 अगर करते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो और बचा हुआ रहेगा 10⁻³ तो आप देखिए ये है 9 × 4 डिवाइडेड बाय 25। तो हमें एक जब स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से 2 और डिनोमिनेटर में 5। और यहाँ पर पावर अगर देखें तो 9 - 14, 10 का पावर 9 - 14, सो 9 - 14, और ये 10⁻³ जब न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3। सो ये +3, सो 9 और 3
12 हो गया, -14 मतलब हो जाएगा यहाँ पर -2। सो दैट इज़ इक्वल टू -2, यहीं पर लिख देते हैं -2। सो -2। तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे L दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 25 का स्क्वायर रूट 5 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कर दिया इसे। सो ये बन जाएगा, ऑब्वियसली ये मीटर में आ रहा हमारा वैल्यू, क्योंकि सारे कैलकुलेशन हम SI में कर रहे हैं। सो 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻1 इतना मीटर। सो इसे 6 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। वेल ऑप्शन में देखें ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो अगर सेंटीमीटर में हम इसे कन्वर्ट करें तो मीटर के जगह पे हम इसी चीज़ को ऐसे कह सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻1, और मीटर के जगह पे हम सेंटीमीटर अगर लिखें तो हमें पता है 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है। 100 ही लिख देता हूँ, चलिए पावर में ही लिखते हैं, अच्छा दिखेगा। सो इतना, तो आप देखिए यही कितना बन रहा है 1.2 इंटू 10⁻⁻1 और +2, सो -1 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 1 10⁻1। सो इतना सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। सो ये राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो प्लेलिस्ट है IIT JEE मेन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।